नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 आरोह के कविता गज़ल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। आज हम पहले पढ़ेंगे इसका कवि परिचय और पाठ परिचय। इससे संबंधित पिछले वाले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि जो कवि परिचय होता है, कवि परिचय वो दो तरह से प्रश्न आता है। एक आता है जीवन परिचय का, दूसरा आता है साहित्य परिचय का। कवि परिचय में पहला बड़ा प्रश्न आता है 4 अंक का, 2 अंक के इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और इसके अलावा 1 नंबर के इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो उनके ऊपर अभी अपन चर्चा करेंगे। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 और राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश। राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश। तो पहला प्रश्न हुआ जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं की जहां बात आती है तो इसमें सूर्य का स्वागत, दूसरी अपन बात करें तो आवाजों के घेरे, और उसके बाद अगर मैं बात करें साए में धूप, इंपॉर्टेंट, साए में धूप इंपॉर्टेंट है ना। और उसके अलावा जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का वसंत। तो इसमें क्या है भाई, इसमें आपके ये सारे काव्य के हैं, ये कविता संबंधित हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक कंठ विष पाई, एक कंठ विष पाई, ये शिव जी के ऊपर लिखा गया है। विष पाई ये क्या है? एक नाटक है। इसको अपन क्या कहते हैं? गीति नाट्य, गाया जाने वाला नाटक, गीति नाट्य। ठीक है, कविता के रूप में है और उसका मंचन किया जाता है। उसके अलावा इनके उपन्यास भी हैं। उपन्यास कौन से हैं? छोटे छोटे सवाल, और उसके अलावा क्या है? आंगन में एक वृक्ष, आंगन में एक वृक्ष, और उसके अलावा क्या है? दोहरी जिंदगी, ये हैं उपन्यास। ठीक है, अब नॉवल। अब इसके बाद में और छोटे प्रश्न क्या आते हैं कि भाई उनके प्रमुख काव्य कौन से हैं, गीति काव्य कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, या इनमें से पूछ लिया कि ये किसके द्वारा रचित है। फिर आता है इनकी मृत्यु। मृत्यु में 1975। ठीक है, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने जो है लिखने का काम शुरू किया। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल, परिमल के बारे में आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि इलाहाबाद में जो है वहां गोष्ठियां होती है। ठीक है, सक्रिय रूप में वो भाग लेते रहे। नए पत्ते जैसे पत्र, नए पत्ते जो पत्र समाचार पत्र है उनका उसने संपादन किया। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आजीविका के लिए आकाशवाणी है ना, रेडियो, उससे जुड़े मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी उन्होंने जो है नौकरी का काम किया। और उसके बाद
अल्प आयु में ही इनका देहावसान हो गया, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके द्वारा जो छोटे से जीवन में साहित्यिक उपलब्धियां थी, जो उन्होंने लिखा है, उसकी वजह से वो अमर हैं। गजल विधा को हिंदी में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत कुमार को जाता है, अकेले दुष्यंत कुमार, है ना। उन्होंने ही जो है शेर और गजल को इन्होंने क्या किया है? हिंदी में लाने का काम किया है। पहले ये उर्दू भाषा में था, लेकिन इस शेर और गजल का प्रयोग हिंदी में इन्होंने पहली बार किया। उसके बाद साहित्यिक जमावड़े और राजनीतिक जमावड़ों में, है ना, लोकप्रिय लोकोक्तियों के रूप में इनकी जो कविता की पंक्तियां हैं, जो शेर हैं, वो आज भी दोहराए जाते हैं। जैसे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साये में धूप उनकी जो रचना है, उससे पंक्तियां ली गई है ना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, है ना, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस प्रकार की पंक्तियां जो है बहुत सी बार गाई जाती है, कही जाती है। ये सब दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। अब साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करके उन्होंने लोकप्रिय प्रतिमान उन्होंने कायम किए, और उसके साथ ही साथ एक कंठ विश्व पाई गीति नाट्य का उन्होंने जो है रचना की, जिसकी भी काफी प्रशंसा की जाती है। यहाँ दुष्यंत कुमार की जो गजल है, अब इसका पाठ परिचय सुन लीजिएगा। पाठ परिचय, जिसमें इस कविता गजल में क्या क्या बताया गया है, क्या चीज है गजल, उसके बारे में बता रहे हैं। पाठ परिचय। पहली बात, गजल किससे ली गई है? साये में धूप संग्रह से। गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है, ठीक है। कौन सी? ये आपकी गजल। उसके बाद गजलों को शीर्षक देने का कोई प्रचलन नहीं है, चलन नहीं है। उसमें शेर होते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी शीर्षक नहीं दिया गया है, शीर्षक नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि गजल का कोई शीर्षक नहीं होता है। उसके बाद गजल एक ऐसी विधा है, विधा मतलब क्या हो गया? लेखन विधा। विधा किस भाषा की है? उर्दू भाषा की है, ठीक है, उर्दू भाषा की। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो शेर होते हैं, जो छंद होते हैं, शेर, है ना, ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और मुकम्मिल मतलब पूरे होते हैं, मुकम्मिल, ठीक है, अपने आप में पूरे। जैसे दोहे होते हैं, 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां, उनका पूरा पूरा अर्थ रहता है, पूरा अपना जो, इस तरह से शेर भी होते हैं। और उनको क्रम व्यवस्था से पढ़े जाने की जरूरत नहीं होती है कि पहले ये पढ़े बाद में ये पढ़े, नहीं, कैसे भी ऊपर नीचे इनको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो क्रमबद्धता की, क्रम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद भी क्या है? इसके बावजूद 2 चीजें ऐसी है कि शेर आपस में गुथी हुई एक रचना के समान लगते हैं, ठीक है, और उसमें तुकबंदी का निर्वाह किया गया है, पीछे की लाइनें एक जैसी है, ठीक है, और अंतर वस्तु भी क्या है? एक जैसी ही रही है सारे पूरी शेरों की, तो वो एक कविता के रूप में वो नजर आती है। तो इस तरह से पहले शेर की दोनों पंक्तियां में तुकांत मिलता है, फिर सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में इस तुकांतता का निर्वाह किया जाता है। तो इसमें हालांकि केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ केंद्रीय भाव मिलेगा, सेंटर आइडिया जिसे अपन कहते हैं। केंद्रीय भाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मिलेगी। क्रमबद्धता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्रमबद्धता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी कविताएं हैं, उनका बताया गया है कि पूरी गजल एक ही मनस्थिति से लिखी गई है, राजनीति और समाज, राजनीति
और समाज, इसमें जो अव्यवस्था है, राजनीति और समाज, इसकी जो अव्यवस्था है उसके ऊपर जो है लिखा गया है कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ चल रहा है उसे क्या करना है, खारिज करना, खारिज करना। और उसके साथ ही साथ क्या है, विकल्प की तलाश, उसकी जगह जो है नए क्या चीज आएगी, विकल्प की तलाश, कि वो अगर मान लो व्यवस्था सही नहीं है तो हम उसकी जगह कौन से क्या व्यवस्था लेकर आए उसके बारे में। और इसके साथ ही साथ क्या है कि पूरी गजल को एक केंद्र के रूप में बांध देती है। और इसी तरह से ये हिंदी गजल का एक सुंदर नमूना है। कौन सी गजल है ये, हिंदी गजल। ठीक है, तो ये इसका हो गया पाठ परिचय। अब हम क्या करेंगे, एक एक जो गजल के शेर हैं उसको अपन देखते रहेंगे साथ ही साथ। कहां तो तय था चिरागा, कहां तो तय था चिरागा, कहां तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए, हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहां चिराग नहीं, चिराग मयस्सर नहीं, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। देखिएगा यहां पर क्या बताया गया कि जब देश आजाद नहीं था, गुलाम था, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो रहा था, तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में पहले तो क्या बात कही गई थी कि इस पूरे देश का विकास होगा, सभी लोगों का उत्थान होगा। ठीक है, राजनीति में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, है ना, नेताओं ने कहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कहां तो तय था, तय मतलब निश्चित, कहां तो तय था, निश्चित था, निश्चय किया गया। कहां तो तय था चिरागा, चिरागा मतलब दीपक, है ना, यह क्या है, रोशनी। अब ये क्या है, ये प्रतीक रूप में है। किसका प्रतीक है भाई, यह प्रतीक है समृद्धि का। यह प्रतीक किसका है, समृद्धि का। कहां तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए, कि घर घर में क्या होगा, घर घर में खुशहाली आएगी, घर घर में जो है रोशन किया जाएगा, है ना, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलेगा, सब आसानी से जो है राम राज्य आ जाएगा, ये होगा वो होगा। ये कब बात हुआ था, राजनीतिक लोगों ने आजादी से पहले देश के लोगों को अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जब आवाज उठा रहे थे तब ये तय हुआ था। और कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब मयस्सर मतलब क्या होता है, उपलब्ध। ये उर्दू शब्द है उपलब्ध। तो अब देश आजाद हो गया है, तो अब जो है चिराग वही रोशनी, है ना, पूरे शहर के लिए भी नहीं है। अर्थात पूरे शहर के शहर क्या है, अंधेरे में है। अर्थात बात कहने की मतलब ये है कि जो चीज निश्चित हुई थी अब वो जो है नहीं है, अब उसके में बहुत ज्यादा जो है क्या है, कमी रह गई है। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आज इतने 70 साल होने के बावजूद भी गांव में अगर अपन जाते हैं तो पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। अभी भी लोग जो निर्धन हैं, अभी भी उनके रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है ना। तो समृद्धि की बात कही गई थी आजादी से पहले, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन और राजनीतिज्ञों की वजह से क्या हुआ है, आज भी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, इस व्यवस्था को खारिज करने की बात करी कि ऐसी शासन व्यवस्था हमें नहीं चाहिए।
ठीक है। तो जो बात हुई है वो पूरी होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आपके पहला जो शेर है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज जो है, आज भी लोगों के जो है दुख दूर नहीं हुए हैं, अभी भी लोग दुखी हैं। तो इस पंक्ति में क्या है कि जो चिराग है ना, वो पूरे शहर क्या है, अंधेरे में है। अंधेरे का मतलब क्या हो गया, दुखी हैं। ये सब क्या है, प्रतीक रूप में है बच्चों, ध्यान रखना। ये चिराग, ये अंधेरा है ना, उसके अलावा दीपक, रोशनी, ये सब प्रतीक रूप में है। इनके हमें अर्थ ग्रहण करने पड़ेंगे। ठीक है, शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे, इनका भावार्थ क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, जहां दरख्तों के साये में, यहां दरख्तों के साये में, दरख्त मतलब होते हैं पेड़, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें, चलो यहां से चलें, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, और उम्र भर के लिए। ये देखना, के लिए जो है वो क्या है, वो आपके तुकबंदी हो रही है। ये अपन ने जो है गजल की शुरुआत में अपन ने पढ़ा था। तो यहां दरख्तों मतलब क्या होता है, पेड़। दरख्त मतलब क्या होता है भाई, पेड़ों के साये में, नीचे है ना, दरख्त पेड़, पेड़ों के नीचे धूप लगती है। पेड़ के नीचे कभी धूप लगती है क्या, नहीं लगती है ना, धूप कभी लगती ही नहीं है। पेड़ के नीचे छाया रहती है, शीतलता रहती है। लेकिन यहां पर जो दरख्त है वो पेड़ क्या है, ये यहां पर क्या है, ये पेड़ किस, दरख्त किसके प्रतीक हैं, ये राजनेताओं के प्रतीक हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतीक हैं। ये जो जिनका काम है जनता को जो है खुशहाल करना, समृद्धि लाना, उनके काम करना, उनका सहयोग करना, उनको जो है शीतलता प्रदान करना, लेकिन वे ही क्या कर रहे हैं, वे ही पेड़, उनके जो अगर हम शरण में जाते हैं, उनके पास हम जाते हैं तो वो हमें शीतलता नहीं, धूप देते हैं। धूप मतलब क्या हो गया, यहां दुख और कष्ट से। जैसे उदाहरण से समझिएगा, स्कूल विद्यालय किसका मंदिर है, विद्या का मंदिर है, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, ठीक है, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर फीस है ना, पढ़ाई नहीं करना, ठीक है, स्कूल को बुलाओ भाई, ट्यूशन आ जाना भाई मेरे पढ़ने के लिए। तो ये जो दरख्त है, ये जो पेड़ है, यहां पर शीतलता कैसे मिलेगी कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, बच्चों को पढ़ाया जाए, ज्ञान दिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं। बड़े बड़े जो है स्कूल क्या बन गए हैं, दुकानें बन गए हैं। तो ये क्या हुआ, ये दरख्त पेड़ है, छाया मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर धूप है। इसी का उदाहरण अगर अपन बात करें, अस्पताल की ओर जाएं, चिकित्सा की ओर जाएं, तो हॉस्पिटल चिकित्सालय का क्या काम है भाई, कि भाई इलाज हो, है ना, सस्ते में इलाज हो, गरीबों का इलाज हो, है ना, जो आए वहां पर उन सबको ढंग से देखा जाए। लेकिन वहां पर भी क्या है, पैसा कमाई क्या कि भाई देखो, जाते ही जांच करवाओ साहब, ये डॉक्टर की फीस है, ठीक है, नहीं है तो भी उसका इलाज किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी दवाएं दे रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट हो रहा है, फिर उनका एक कस्टमर। तो ये क्या हो गया, ये पेड़ के नीचे धूप लगना, है ना। तो यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, पंक्ति समझ में आई होगी आप लोगों के। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, यहां पर वो क्या करना चाहता है, यहां से ये पलायन करना चाहता है। क्या करना चाहता है, दूर जाने की बात करता है, पलायन। और उम्र भर के लिए मतलब हमेशा के लिए, यहां से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये हमेशा जाने की, तो ये नेता, प्रशासन, अफसर,
इनकी बात करते हैं। दरख्तों के साए में धूप लगती है, इसका थोड़ा हम अलंकार विश्लेषण भी करें तो यहाँ पर छाया में धूप लगनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कविता में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार। ठीक है। भाषा हो गई आपके उर्दू मिश्रित हिंदी, है ना, उर्दू भाषा। भाषा कौन सी हो जाएगी, भाषा हो जाएगी उर्दू। उसके बाद अगर अपन बात करें तो छंद कौन सा है, छंद है शेर और गजल, ये उर्दू छंद है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई यहाँ पर जो तुकबंदी के लिए के लिए के लिए, तो तुकांतता, तुकांतता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें और, तो इसकी शैली कैसी है भाई, इसकी शैली है प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक कैसे, जैसे अपन चिराग की बात करते हैं तो चिराग किसका प्रतीक है, रोशनी, दीपक और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दरख्त, पेड़ किसका प्रतीक है, राजनेताओं, अधिकारियों का और उनका प्रतीक है। ठीक है। ये धूप किसका प्रतीक है, कष्टों का प्रतीक है ना। तो ये पूरी कविता क्या है, प्रतीकात्मक कविता है। ठीक है। और परिवर्तन की यहाँ पर बात कर रहे हैं ये। अब उसके बाद आगे देखिएगा अगले शेर में क्या कहते हैं। तो ये दो शेर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कविता के एग्जाम के हिसाब से। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पग, तो पाँव से पेट ढक लेंगे। पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं, ये लोग कितने मुनासिब हैं, इस सफर के लिए। ये वापस आ गया के लिए, है ना, तुकबंदी। अब यहाँ के भारत के जो लोग हैं संतोषी प्रवृत्ति के हैं। कैसे लोग हैं, संतोषी हैं और भाग्यवादी हैं, भाग्य पर भरोसा करने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि वो संघर्षशीलता का अभाव है, संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, संघर्षशीलता का अभाव। ठीक है। तो वो संघर्ष करना नहीं चाहते, संघर्ष से वो घबराते हैं, भागते हैं। ठीक है, बचना चाहते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते। कैसे, समझिएगा। न हो कमीज, कमीज तो पांव से पैर ढक लेंगे। अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कमीज से मतलब यहाँ पे वस्त्र है ना, कपड़े। तो अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं तो पांव से अपने जो पैर हैं उनको इस तरह से समेट के सो जाएंगे। लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है, कमीज नहीं है, इसका विरोध नहीं करेंगे। यहां से संघर्ष करना शुरू होना चाहिए, लेकिन संघर्ष यहाँ के लोग नहीं करते हैं। ठीक है। ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब का अर्थ होता है अनुकूल,
मुनासिब का मतलब होता है अनुकूल, अपने आप को अनुकूल कर लिया है। कैसी? परिस्थितियों के हिसाब से, जैसी परिस्थितियां आई अपने आप को ढाल लिया, लेकिन कभी उसको जो है विरोध नहीं किया। यहाँ पर सफर, सफर मतलब जिंदगी का सफर, सफर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यात्रा। यात्रा कौन सी? जीवन यात्रा। तो कवि कहता है कि ये लोग कितने अपने आप को अनुकूल कर लिया है। कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। इलाज नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। बिजली नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, अंधेरे में रह लेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को क्या करते हैं? उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो क्या क्या चीज नहीं मिलती है? देखो इधर, वो अपने आप को संतोषी समझते हैं, भाग्य के भरोसे मान लेते हैं कि भाई हमारा भाग्य ही ऐसा है, हम क्या करें, ठीक है। संघर्षशीलता नहीं, संघर्षशीलता का अभाव है। वो जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, जो चीज हो रही है उसको जो है क्या कर रहे हैं? उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसी में अपना जो है जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, विरोध, है ना, कि हमारा जो है रोटी कपड़ा मकान हमें मिलना चाहिए, कम से कम जो है आवश्यकता हमारी पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा वो विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या है कि इसी वजह से अपना जो देश है वो निर्धनता, गरीबी से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये लोग कौन है? भारतीयों के लिए ये लोग कौन है? भारतीय। कि आजादी के इतने साल बाद भी जो है यहाँ देश अभी जो है विकासशील का विकासशील बना हुआ है, गरीब का गरीब बना हुआ है, और इसका जो है आगे विकास नहीं हो पाया है। तो ये लोग कितने मुनासिब अपने आप को अनुकूल किए हुए हैं, गरीबी के अनुसार संतोषी स्वभाव के हैं, संघर्षशील नहीं है। तो इस सफर के लिए, जीवन सफर के लिए जो है उन्होंने अपने आप को अनुकूल कर लिया है और वो कुछ बदलाव नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है अपन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। कविता के जो 3 शेर हो चुके हैं, 3 शेर हैं, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे और प्रश्नोत्तर पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।